Hare Krishna. I am Yashwant Kumawat, Certified Soft Skills TTT and English Language Trainer. I welcome you all to my YouTube channel, English Temple with Yashwant. In the first video, today I am going to make a big announcement, and the announcement is if you are preparing for n number of government exams, bank, SSC, UPSC, railway, IAS, RAS, तमाम तरीके के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली हर एग्जाम में 25% वेटेज जनरली, बिकॉज देर आर 4 सब्जेक्ट्स यूजुअली द कैटेगराइजेशन ऑफ ऑल द पेपर्स इज इन सच ए मैनर दैट देर आर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, GS. So these subjects are covered. Out of these 4 categories, 25% weightage is given to English subject. So उस English subject को target करते हुए I have come with a big announcement, and the announcement is I am going to conduct a number of classes, online classes. All these classes are going to be free of cost for all the students. So let me tell you what exactly we are going to do in that. Okay. Now see, first of all, this course is going to be completely free. Okay. And this is for all the students who are preparing for n number of government exams. And completely grammar will be covered. Your grammar will be covered completely. Okay, and in this I am going to cover right from zero level to proficient level. I am going to cover each and everything. So मैं इसमें सारे ग्रामर के टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, एंड स्पेशली हर ग्रामर के हर टॉपिक के हर एस्पेक्ट को मैं बहुत बारीकी से टच करूंगा. आई एम गोइंग टू टच द न्यूएंसेस मींस बारीकियां ऑफ एवरी टॉपिक. वी विल गेट इनटू द डेप्थ ऑफ ईच टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं. ओके, एंड आई एम गोइंग टू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. After giving detailed explanation, I am going to take some questions just to test your understanding. आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए तमाम तरीके के क्वेश्चंस हर टॉपिक के, हर सब टॉपिक के, हर सेक्शन से मैं कवर करूंगा. ओके, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू टेक दिस पार्ट ऑल्सो. सो जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी मजबूत हो रही है. जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्या हम उन क्वेश्चंस को, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या हम उस पोर्शन को कवर कर रहे हैं जिससे कि मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. राइट, सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स एंड इट इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड ट्रस्ट मी, you don't need to go anywhere. You don't need to go anywhere, maybe in offline class, in online class. Everything will be covered here. So let's get started. Are you ready with this journey? Yes, so let's get started. ओके, देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर है, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मेजरली 3 कैटेगरीज पर बेस्ड होते हैं. सो द फर्स्ट इज ग्रामर एंड यूसेज. आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं दे आर बेस्ड ऑन ग्रामर एंड यूसेज. सेकेंड इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी एंड थर्ड वन इज ऑन कॉम्प्रीहेंशन. सो इन तीनों सेक्शंस पे, इन तीनों मेजर पार्ट्स पे आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा और आपको बिल्कुल प्रोफिशिएंट लेवल, इन लेवल्स को टच करते हुए आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द प्रोफिशिएंट लेवल, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में किसी तरह का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. नाउ वी मूव ऑन. नाउ शुरुआत करते हैं. व्हाट इज ग्रामर? ये भी कोई क्वेश्चन है? अनडाउटेडली इट्स अ क्वेश्चन. देखिए, जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, अल्टीमेटली यू वांट टू कवर अप योर ग्रामर सिलेबस. बट व्हेन यू विजिट एक्स बुक, यू फाइंड these many topics, 15 topics, 18 topics. When you visit Y book, again you find a number of topics, but the range of the topics is different. If you visit Z book, again you find n number of different topics. You get confused. कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ तक जाएं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अगर आप X कोचिंग विजिट करते हैं, यू फाइंड इन देयर सिलेबस दे हैव दीज मेनी टॉपिक्स. इफ यू विजिट Y कोचिंग, यू फाइंड दीज मेनी टॉपिक्स विल बी कवर्ड. इफ यू विजिट Z कोचिंग, यू फाइंड n नंबर ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस. नाउ यू नेवर नो कि कहां से शुरुआत करें और कहां तक जाएं. It has always been a question. So ultimately you try to get yourself satisfied. आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं इस बात से कि मैं जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं उस एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं. उन टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं और अपने आप को रिप्लाई करते हैं कि मैं अब इन टॉपिक्स पे काम करूंगा. लेकिन जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, यू फाइंड दैट द क्वेश्चंस आर डिफरेंट अगेन.
So here the question is, it is very difficult to have the concrete shape about grammar. आपके पास में concrete definition grammar का नहीं है, और अगर है it is always good, I appreciate that. लेकिन grammar की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ तक जाना? I know learning grammar is limitless, लेकिन एक कॉन्क्रीट आपके पास में शेप होना ग्रामर का, शुरुआत कहाँ से हो रही है, सो दैट यू कैन गेट सेटिस्फाइड कि मैं आई नो माई जर्नी, कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, आई नो माई जर्नी, मुझे कहाँ तक जाना है और उसकी स्टेजेस क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ. दिस इज व्हाट गिव्स यू कॉन्क्रीट शेप अबाउट ग्रामर, कॉन्क्रीट डेफिनेशन ऑफ ग्रामर. चलिए, सो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम आपको बताते हैं कि देखिए, ग्रामर सीखना, लर्निंग ग्रामर इज अ 2-स्टेप प्रोसेस. पे वेरी क्लोज अटेंशन. ग्रामर सीखना, लर्निंग ग्रामर इज अ 2-स्टेप प्रोसेस. लर्निंग ग्रामर इज अ 2-स्टेप प्रोसेस. स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. कुछ ऐसे समझते हैं. देखिए, डिक्शनरी में 11 लाख वर्ड्स हैं, कुछ डिक्शनरीज में 10 लाख वर्ड्स हैं, राइट? 10 लाख प्लस वर्ड्स में भी 11 लाख प्लस वर्ड्स, बिकॉज एवरी डे न्यू वर्ड्स आर गेटिंग कॉइन्ड. हर दिन नए वर्ड बनते हैं, एंड देन दे गेट एडेड इन द dictionary. Authentic people give them the authentic identity, and then these words are accepted in the dictionary. So हर दिन नया वर्ड कॉइन हो रहा है. इमेजिन करते हैं कि किसी डिक्शनरी में 10 लाख प्लस वर्ड्स हैं. सो इज इट इजी फॉर यू टू मेमोराइज ऑल दीज वर्ड्स? ऑफ कोर्स नॉट. इसका मतलब है कि डिक्शनरी में जो 11 लाख वर्ड्स हैं, 10 लाख प्लस वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को पे कैसे कमांड किया जाए? आई नो दैट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द वर्ड्स, लेकिन उन वर्ड्स के पीछे क्या टेक्सोनॉमी, क्या सिस्टम बिल्ड किया गया है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. सो देखिए, जो 10 लाख प्लस वर्ड्स हैं, उनकी टोटल 8 कैटेगरीज बनाई गई हैं. बेसिकली हम इसको टेक्सोनॉमी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टेक्सोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होता है. Once again, let me repeat. Taxonomy is a system in which there are n number of groups और each group में similar kind of data है. तो देखिए, जो 10 लाख वर्ड्स है, उनको इस वे में ब्रोकन डाउन किया गया. ऑल द वर्ड्स हैव बीन ब्रोकन डाउन इन सच अ मैनर इन डिफरेंट कैटेगरीज दैट देयर आर टोटल 8 कैटेगरीज, और हर वर्ड उन 8 में से किसी न किसी एक कैटेगरी में जाएगा. सिंपल वर्ड्स में कहें तो देखिए, डिक्शनरी में 10 लाख प्लस वर्ड्स हैं, उनमें से किसी भी वर्ड को आप पिक करो, 100% वो वर्ड 8 में से कोई ना कोई कैटेगरी जरूर होगा. इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो जो 8 कैटेगरीज हैं, इन 8 कैटेगरीज को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या मतलब है इसका? आपकी जुबान से प्रोड्यूस होने वाला हर सेंटेंस, उस सेंटेंस का हर एक वर्ड डेफिनेटली इन 8 पार्ट्स में से कोई ना कोई एक होगा. आप डिक्शनरी का कोई भी वर्ड पिक करें, 100% वो वर्ड इन 8 पार्ट्स में से कोई ना कोई एक जरूर होगा. इनको हम बोलते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन्हीं पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से हमारा सेंटेंस प्रोड्यूस होता है, हमारा स्टेटमेंट प्रोड्यूस होता है, राइट? सो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन. हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. सो देखते हैं कि ये जो 8 कैटेगरीज हैं ये क्या है. मैं आपको बताता हूँ ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. ये है बेसिकली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition, interjection and verb. These are 8 parts. If you pick up any word, definitely the word falls under any of these 8 categories. So हमारे लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए. अगर आपको कोई भी वर्ड हर्ल किया जाता है, you should be knowing what part of speech it is. Now एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है. देयर आर 5 वर्ड्स have been mentioned. There are 5 words that have been mentioned on the screen: beautiful, beautification, beautify, beautifulness and beauty. आपको लगता है सारे वर्ड सिमिलर हैं? All the words seem to be similar. लेकिन सारे वर्ड सिमिलर नहीं है. All the monkeys look same. All the faces of all the monkeys look similar. So in the same way, सारे वर्ड्स आपको देखने में सेम लगते हैं. Beautiful, beautification, beautify, beautifulness, beauty. आपको लगता है सबका मतलब सुंदर ही तो होगा? No. All the words have different meanings. Let's understand through an example. देखिए, कुछ sentences स्क्रीन पर लिखे हैं. The first is she is. The first is she is
नाउ शी इज, मैं आपको सेकंड स्टेप अभी आने वाले कुछ समय में बताने वाला हूँ कि सेकंड स्टेप में आप क्या जानते हैं। ग्रामर सीखना 2 स्टेप प्रोसेस है। सो अभी सिंपल ये देख रहे हैं कि देखिए आपको इनमें से ऑप्शन चूज करना होगा, तो यहाँ पे आप हर किसी ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और उसके सेंटेंस में रिलेशनशिप क्या है, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। विल लुक एट इट इन अ मोमेंट। सो शी इज ब्यूटिफिकेशन। एक पर्सन एक प्रोसेस नहीं हो सकता है, सो इट इज नॉट राइट। Now, she is beautiful. Option A is correct here. She is beautiful. Now, the beautification of our Jaipur city has increased. आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे the beautifulness भी use कर सकते हैं और the beauty भी use कर सकते हैं, लेकिन क्या हम beautification use कर सकते हैं? Yes, हम तीनों में से कुछ भी use कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे I am going to use B. It is right. Why? Option B is here. Why? Let me tell you. देखिए ब्यूटिफिकेशन क्या है? ब्यूटिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्यूटिफाइंग समथिंग। ब्यूटिफिकेशन जो प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है? ब्यूटिफाई। ब्यूटिफाई एक वर्ब है, किसी चीज को सुंदर बनाना, वो ब्यूटिफाई एक वर्ब है। लेकिन उसके जो प्रोसेस, उसका जो प्रोसेस है, जब भी हम उसे रेफर करते हैं तो हम उसको ब्यूटिफिकेशन से बताते हैं। जैसे ब्यूटिफाई करना, किसी चीज को सुंदर बनाना, और ब्यूटिफिकेशन उसका प्रोसेस। इन द सेम वे ब्यूटिफिकेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। The beautification of our Jaipur city has increased. इसका मतलब है कि जो ब्यूटीफाई करने का जो प्रोसेस है, अगर हम पहले देखें 5 years बैक, इफ वी गो 5 years बैक, सो वी विल फाइंड कि ब्यूटिफिकेशन तो होता था सिटी में। हम देखते थे, इस प्रोसेस को देखते थे कि ब्यूटीफाई होने का जो प्रोसेस है वो होता था, लेकिन पहले जिस स्पीड से होता था उससे अब कई गुना स्पीड पे होता है। पहले अगर मान लीजिए 5 months में ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस चलता था, तो अब 5 months का जो काम है वो एक ही महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड हियर इंक्रीज्ड। सो द ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर जयपुर सिटी हैज इंक्रीज्ड। यस, in the past time when I was observing the cleanliness of my city, when I was observing, so it would take lot of time, but now after Swachh Bharat Abhiyan we see that cleanliness is being maintained at very rapid speed. It is being maintained at very rapid speed. So understand, so beautification of our Jaipur city has increased. It means the process of beautifying the city has increased. So beautification एक noun है, लेकिन ये process को represent करता है। आगे चलते हैं। It's okay, it's, ध्यान रखिएगा यहाँ पे apostrophe नहीं है। अगर apostrophe होता तो it becomes it is, but it's means here we are talking about possessive adjective like your, my, his, her, in the same way. So it's beautifulness. Yes, it's beautifulness. देखिए क्या, why beautifulness is being used here? Beautifulness भी noun है, लेकिन अब ये सर यहाँ पे ब्यूटीफुलनेस क्यों आया, ये सब आगे का कहानी है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे वर्ड सिमिलर लगते हैं, बट देयर एप्लीकेशंस आर डिफरेंट। लेट मी टेल यू हाउ इट इज। सो इट्स ब्यूटीफुलनेस। मैंने आपसे कहा यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो मैं आपको ही आपका स्टेट बता रहा हूँ, आपकी कंडीशन बता रहा हूँ, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम। लेकिन आपकी इसी क्वालिटी को जब मैं किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगा तो मैं आपको कुछ इस तरीके, आपकी इस क्वालिटी को कुछ इस तरीके से रेफर करूंगा, लाइक हर ब्यूटीफुलनेस, हर हिज हैंडसमनेस, हर ब्यूटीफुलनेस, हिज हैंडसमनेस, हर ब्यूटीफुलनेस। तो मैं जब थर्ड पार्टी को आपकी इस क्वालिटी को रेफर कर रहा हूँ तो फिर मैं ये नहीं बोल सकता हर ब्यूटीफुल या हिज हैंडसम, दैट इज इनकरेक्ट। तो जब भी मैं इसको किसी थर्ड पार्टी को रेफर करूंगा, मुझे इसको नाउन की फॉर्म देनी पड़ेगी, और क्यों देनी पड़ेगी आगे समझेंगे इसको। सो दैट्स व्हाट दिस मीन्स, ब्यूटीफुलनेस। सो अगेन इट्स अ नाउन, सो इट्स ब्यूटीफुलनेस इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर। सो जो ब्यूटीफुलनेस है आपके सिटी की, आप सिटी की जो क्वालिटी है उसको रेफर कर रहे हो आप। यू आर टेलिंग द स्टेट ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल। आप ब्यूटीफुल होने की स्टेट को रेफर कर रहे हो। जब आप थर्ड पार्टी को रेफर कर रहे हो तो आप नेस यूज कर रहे हो, राइट? सो इट्स ब्यूटीफुलनेस इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर। हियर द ऑप्शन विल बी यूज्ड डी। Okay, what impresses me, there is something that really impresses me. So what impresses me the most is the beauty of our campus, is the beauty. Option E will be taken here, is the beauty of our campus. I visit your campus, I see lot of greenery there, I see beautiful, very, huge infrastructure. I see parking system is really amazing. I get into the classroom, I see, oh my God, all the classrooms are smart classrooms. So the moment I observe your college,
I get impressed by the beauty of your college. I get impressed by the beauty of your college. So here I'm talking about the elements जो कि उसको सुंदर बनाते हैं. So beauty, again beauty भी noun है. तो देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, beauty भी noun है, ओके, ब्यूटीफुलनेस भी नाउन है, ब्यूटिफिकेशन भी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ओके, और ब्यूटीफाई वर्ब है. सो आप देखिए सारे वर्ड्स सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनके एप्लीकेशंस डिफरेंट हैं. इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्रामर सीखने का मतलब है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. जैसे ही आपको पता चलता है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है. देखिए, ओके, उससे पहले ये जो हमने आपको बात कही इसी को वैलिडेट करते हैं. मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने स्क्रीन पर रखे हैं और ये सारे सेंटेंसेस में आपको कभी एरर फाइंड आउट करना होता है, कभी आपको मीनिंग लेना होता है. समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज्ड कि इसका मीनिंग करेक्ट नहीं है, क्या मीनिंग होना चाहिए, बिकॉज सेंटेंस इज इनकरेक्ट. अगर इनकरेक्ट है तो उसमें क्या एरर है, तमाम तरीके के क्वेश्चंस पॉपअप होते हैं आपके दिमाग में. तो देखिए वन बाय वन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. डिड ही प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, डिड ही प्रेजेंट. नाउ यहाँ पे एरर है. अब एरर क्यों है मैं बात करूंगा इस पे. इधर डिड है पास्ट सिंपल टेंस, सो पास्ट सिंपल डिड, और डिड के बाद मुझे यहाँ वर्ब चाहिए. तो आप कहते हैं प्रेजेंट तो वर्ब भी होता है, लेकिन प्रेजेंट डिक्शनरी में जाके अगर क्रॉस चेक करेंगे तो यू विल रियलाइज प्रेजेंट तोहफा भी होता है जो कि नाउन है, प्रेजेंट उपस्थित होना जो कि एडजेक्टिव है, और प्रेजेंट किसी चीज को प्रस्तुत करना ट्रांजिटिव वर्ब भी है. तो प्रेजेंट जो वर्ड है इसके इट हैज 3 मीनिंग्स. सो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि, और यहाँ पे आपको मानना नहीं है, आपके सामने स्क्रीन पर है डिड सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस, तो यहाँ पे मुझे वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहिए. आप कहेंगे सर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है. अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता तो ट्रांजिटिव वर्ब होता, किसी चीज को प्रेजेंट करना, किसी चीज को प्रेजेंट करना ट्रांजिटिव वर्ब होता. और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद में मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए. वो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, यहाँ तो सीधा प्रपोजिशन है. इसका मतलब, और अगर आप सेंटेंस का मीनिंग लेने की कोशिश करें तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो क्लास में प्रेजेंट था, उपस्थित था. तो यहाँ पे अगर ये उपस्थित होता है एडजेक्टिव, अगर ये प्रेजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है तो फिर मुझे यहाँ डिड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे वॉज चाहिए. ये सब रिलेशनशिप हम आगे जानेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जब तक आपके पास में क्लैरिटी नहीं है प्रेजेंट वर्ब की, तब तक बड़ा मुश्किल है सेंटेंस को वैलिडेट करना कि इसमें कहाँ एरर है और इसमें क्या करेक्शन चाहिए. आगे चलते हैं. वर यू प्रेजेंट अ टॉपिक, प्रेजेंट अ टॉपिक, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन आ गया है ऑब्जेक्ट. तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर वर्ब से पहले कभी भी इज़म और वाज वर नहीं होता है. इन दैट केस जब इज़म और वाज वर नहीं होता है तो फिर ये नहीं होगा. यहाँ पे हमें चाहिए डिड ही प्रेजेंट. अंडरस्टैंड. लेकिन इसकी क्लैरिटी आपको कहाँ से मिल रही है? इसकी क्लैरिटी आपको मिल रही है जब तक आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता है. राइट नाउ डिड यू बिजी, बिजी अगेन एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमें कोई टेंस नहीं चाहिए होता है, हमें बी फॉर्म चाहिए. तो यहाँ पे होगा was he busy या were you busy. So were you busy in today's morning, so were you busy in today's morning. तो यहाँ पे busy adjective है, लेकिन जब तक आपको busy का part of speech नहीं पता, अगर it is difficult for you to find out कि error है और क्यों है. It is happened, incorrect है, it is happened, there is no such sentence like this. I'll give you the detailed explanation later. In short I'm telling you it is happened. यहाँ पे happened है verb third form और intransitive verb है. intransitive verb का third form कभी भी बी के बाद एक्सेप्ट नहीं होता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट. सो यहाँ पे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, तब तक आप उसके साथ में खेल नहीं सकते. यू कैन नॉट प्ले विद द वर्ड्स. दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेप इज जस्ट टू आइडेंटिफाई ईच वर्ड. I have completed my 12 in 2021. Again error. 2021 is finished time zone. और ये finished time zone है तो फिर यहाँ पे have completed नहीं. Only I completed my 12th in 2021. This should be the right one. I will definitely success. I will definitely success. अब आप कहेंगे देखिए जब आप हिंदी मीनिंग करते हैं तो आपको लगता है कि सही होगा सेंटेंस, बट इट इज इनकरेक्ट. नाउ आई विल डेफिनेटली सक्सेस इन माय नेक्स्ट एग्जाम. मैं पक्का सफल हो जाऊंगा, मैं पक्का सक्सेस हो जाऊंगा. आप सक्सेस हो जाएंगे क्या अपने अगले एग्जाम में? कुछ इस तरीके का जब आप हिंदी सेंटेंस बोलते हो तो आपको कुछ हद तक सही लगता है. क्या आप अपने अगले एग्जाम में सक्सेस ले लेंगे? क्या सक्सेस हो जाएंगे आप अगले एग्जाम में? आप सक्सेस हो जाएंगे? हाँ, मैं अपने अगले एग्जाम में सक्सेस हो जाऊंगा. तो इस तरह का सेंटेंस आपको सही लगता है, बट इट इज इनकरेक्ट. लुकिंग एट द सेंटेंस ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट. हाउ? आई विल डेफिनेटली, विल मॉडल वर्ब, वर्ब के बाद में इट शुड बी फॉलोड बाय वर्ब फर्स्ट फॉर्म. विल के बाद मॉडल के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए. यहाँ डेफिनेटली एडवर्ब है, एडवर्ब भी वर्ब को क्वालिफाई करता है. और तो आगे चल के देखते हैं, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तब तक हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते. ये बड़ी मुश्किल होगा. इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई, टू स्पॉट द एरर. नाउ ये नाउन है और मॉडल के बाद मुझे वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो आंसर होगा सक्सीड. लेकिन ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है जब तक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता हो.
Now, Shubman Gill plays shots as beautiful as Virat Kohli. Here I am talking about beautiful. क्या मैं दोनों की beautifulness की बात कर रहा हूँ या फिर क्या मैं विराट कोहली और शुभमन गिल की हैंडसमनेस, उनकी ब्यूटी की बात कर रहा हूँ या फिर उनके शॉट के ब्यूटी की बात कर रहा हूँ? Here Shubman Gill plays shots. There is a player. He plays shots. Virat Kohli also plays shots, but Shubman Gill plays shots as beautifully. तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुली होगा. ब्यूटीफुल इज इनकरेक्ट. लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सा पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है और एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है. हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनके खेलने को लेकर और खेलना वर्ब है, प्ले इज अ वर्ब और वर्ब पे कंपैरिजन चल रहा है. तो वर्ब पे कंपैरिजन चल रहा है तो वर्ब के लिए व्हाट आई नीड ब्यूटीफुली, मुझे एडवर्ब चाहिए अगर वर्ब पे क्वालिफिकेशन देनी है. अंडरस्टैंड? मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं. आई एम सिंपली प्रूविंग यू कि ग्रामर सीखने में जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, डज ही हैव, नाउ आई एम गोइंग लिटिल फास्ट, डज ही हैव इंटरेस्ट इन लर्न ESL स्किल्स? यहाँ पे देखिए इन लर्न, आपको लगेगा कि इन लर्न सीखने में, इंग्लिश स्किल्स सीखने में उसका इंटरेस्ट है क्या? डज हैव इंटरेस्ट इन लर्न ESL स्किल्स? इनकरेक्ट है. आपको ये जानना पड़ेगा कि लर्न तो वर्ब है और प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. यूनिवर्सल रूल है. आप त्रेता में हो, द्वापर में हो, सतयुग में हो, कलयुग में हो, फॉर्मूला नहीं बदलेगा. प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन, और उस नाउन की जगह पे अगर वर्ब आना चाहती है, वर्ब कह रही है नाउन तुम्हारी जगह मैं लेना चाहती हूँ आफ्टर प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन कहता है नहीं मेरा रिलेशनशिप तो अल्टीमेटली नाउन के साथ में है और वर्ब अगर तुम आना चाहती हो तो तुम्हें नाउन बनना पड़ेगा. तो देखिए वर्ब जो होती है जब उसमें आईएनजी लगता है तब वो नाउन की तरह फंक्शन करती है. इसे ही आप ग्रामर में जेरेंट बोलते हैं. एनीवे आई विल टॉक अबाउट इट. डिटेल टॉपिक करने वाले हैं, डोंट वरी. सो डज ही हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग? सो यहाँ पे जब आईएनजी ऐड करूंगा तो ये नाउन बनेगा और प्रपोजिशन के बाद में अगर वर्ब है तो आईएनजी के साथ होगा. ओके. और भी बहुत सारी चीजें हैं. केवल एक क्लास से हर एक चीज को जनरलाइज्ड नहीं मान लें. अंडरस्टैंड? बट दिस इज द फैक्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, कम बैक. I was entered into the classroom without permission. I was entered. किसी ने मुझे एंट्री किया या मैंने एंट्री किया? ओह, मैंने एंट्री किया. So I was entered. Incorrect. Did your principal sir absent yesterday? Did your principal sir absent yesterday? Absent adjective है और adjective है तो यहाँ पे did नहीं होगा, यहाँ पे was पर होगा. So was your principal sir absent yesterday? So यहाँ पे was होगा and लेकिन was लगा क्यों रहे हैं? जब तक हमें नहीं पता एब्सेंट एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है तब तक बड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना. एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन द क्लासरूम बट मी. एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन द क्लास बट मी. आप सोचेंगे ये तो बड़ा अजीब सा. कभी कभी जब आप फंडामेंटली ग्रामर नहीं जानते हैं, इन दैट केस यू नो व्हाट हैपेंस, आपको लगता है कि सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट है, मजा सा नहीं आया, मतलब मेरे को लगता है कि सेंटेंस बैठ नहीं रहा. दिस इज ओनली क्राइटेरिया दैट यू हैव जस्ट टू फाइंड आउट वेदर इट इज राइट. सो लेट मी टेल यू कि आपको लग रहा है एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन द क्लास बट मी, ये तो सर बैठ नहीं रहा है, ये तो मतलब जम नहीं रहा है सर, मुझे कहीं ना कहीं इट डजंट फिट, तो मजा सा नहीं आ रहा, इसलिए इनकरेक्ट है. लेट मी टेल यू दिस सेंटेंस इज करेक्ट. अब यहाँ पे बट जो है ये बट एक प्रपोजिशन है. अगर आप डिक्शनरी में जाके इफ यू लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी यू विल फाइंड कि बट एक कंजंक्शन भी है और बट एक प्रपोजिशन भी है. जब ये प्रपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है EXCEPT, except means it doesn't include something. So everybody is interested in the class except me. So this is what is correct. लेकिन ये जानना पड़ेगा कि but कौन कौन सा part of speech हो सकता है. Ish live in Rajasthan. Here the question is going to be does he live in Rajasthan? Okay, live यहाँ पे क्या है? Verb. और verb आप कहेंगे सर live verb है लेकिन the program is live. तो LIV ये तो the program is live, तो ये तो adjective भी है. Correct it is. लेकिन यहाँ पे डज लिव इन राजस्थान, यहाँ पे अंडरस्टैंड द मैसेज कि क्या वो राजस्थान में रहता है क्या? डज लिव, तो यहाँ पे लिव वर्ब की तरह काम कर रहा है और अगर वर्ब है तो फिर यहाँ पे इज नहीं होगा क्योंकि इस जमा के बाद में कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता. डोंट वरी, you'll understand each and everything later. Now where are they teach? Where do they teach is the question. So teach यहाँ पे क्या है? वर्ब से पहले भी नहीं होगा. अंडरस्टैंड इन सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यू माइट हैव सीन that yes
कितना करेक्ट है कितना करेक्ट नहीं है, क्या एरर हो सकती है, उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें जानना होता है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी यहाँ से ग्रामर की शुरुआत नहीं होती है, केवल वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। देयर इज वन मोर सेंटेंस, आई विल फ्री इन 30 मिनट्स, आई विल फ्री, दिस बुक इज फ्री, दिस कोर्स इज फ्री। तो फ्री तो अच्छा वर्ड है, करेक्ट है, लेकिन फ्री वहां एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आई विल फ्री, विल के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो और फ्री वर्ब भी होता है। जस्ट इमेजिन कि आपके पेरेंट्स कोचिंग पे आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे को फ्री कर दीजिए क्लास से। सो आई से आई एम गोना फ्री हिम इन 5 मिनट्स, सो कुड यू प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स, आई एम गोना फ्री हिम वंस द टॉपिक गेट्स ओवर। तो जैसे ही मैंने उनको कहा आई एम गोइंग टू फ्री हिम, तो यहाँ पे फ्री वर्ब भी है, तो अंडरस्टैंड, फ्री एडजेक्टिव भी है, फ्री वर्ब भी है, ओके, और यहाँ पे आई विल फ्री। अब लेकिन किसी को फ्री करना ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी को फ्री करना, ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। सो आई विल फ्री इन 30 मिनट्स, अगेन इनकरेक्ट, तो आई विल फ्री हिम in 30 minutes is the sentence that is right. Okay, now तो parts of speech आपके सामने जो है वो है total 8, noun, adjective, verb, adverb, conjunction and preposition, pronoun and interjection, these 8 parts। डिक्शनरी के किसी भी वर्ड को पिक कीजिए, वो वर्ड 100% 8 में से कोई ना कोई कैटेगरी में फॉल करता है, बैठता है, राइट। हमारा सबसे पहला स्टेप है हमें पार्ट ऑफ स्पीच को पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नाउ जो सेकंड स्टेप है वो है, देखिए हमने आपको 2 स्टेप्स बताए थे, ग्रामर सीखना 2 स्टेप प्रोसेस है। नाउ पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, सेकंड है कि जैसे ही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं उसके बाद में उनकी आपस की रिलेशनशिप्स पे वेरी क्लोज अटेंशन। जैसे आप किसी भी वर्ड को पहचानने लगते हैं उसके बाद में जितने भी पार्ट्स हैं उनकी आपस की रिलेशनशिप्स क्या क्या हो सकती है, किसके बाद क्या, किससे पहले क्या, किसका एग्रीमेंट किसके साथ, किसका डिसएग्रीमेंट किसके साथ, जैसे ही आप इनकी आपस की रिलेशनशिप्स पे मास्टरी करते हैं तो आप ग्रामर पे इवॉल्व होते चले जाते हैं, ग्रो करते चले जाते हैं। नाउ अब उनके जो आपस की रिलेशनशिप्स है 8 पार्ट्स की, उन पे मास्टरी करने के लिए हमारे पास ग्रामर में नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं जनरली, जिसे आप सिलेबस का हिस्सा मानते हैं। तो ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, टॉपिक कवर किए किस लिए जाते हैं, यही तो क्वेश्चन है, यही तो डिस्कशन का पॉइंट है आज। सो ये सारे टॉपिक्स, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, मॉडल्स, कंडीशनल्स, जितने भी तमाम तरीके के टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपस की रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। ये तमाम तरीके की हो सकती हैं, दे कैन बी ऑफ n टाइप्स। ओके, so this is second step. So आज के लिए इतना ही। I hope that this question is answered, और इस बिग अनाउंसमेंट में आई एम 100% श्योर दैट आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं हर एक टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, उसकी जड़ तक जाने वाला हूँ, उसकी रूट तक पहुँचने वाला हूँ, उसमें न्यूएंसेस बताने वाला हूँ, टॉपिक के सब टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, उन पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए जनरल क्वेश्चंस आपके साथ में यहाँ पे करने वाला हूँ। उसके बाद में थोड़े से उनके लेवल को हम लोग चेंज करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे और एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को टच करेंगे, और फाइनली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टच करने वाले हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। वी आर गोइंग टू टारगेट योर ऑल द एग्जाम्स, नॉट एनी स्पेसिफिक एग्जाम। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। This was the first lesson. Ultimately, let me just conclude it once again. आज के लेसन में हमने कवर किया, आज के क्लास में हमने, आज के वीडियो में हमने कवर किया कि ग्रामर का मतलब क्या है। अब आई थिंक नाउ you might be having the concrete shape, the concrete definition of grammar. ग्रामर सीखना 2 स्टेप प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, एंड जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन 8 पार्ट्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप्स क्या क्या हो सकती हैं, उनको आप थ्रू नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर करते हैं। सो दिस वॉज टुडेज सेशन। आज के लिए इतना ही। I'll see you in the next video. Stay connected. हरे कृष्णा।